हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायर आरएस एकेडमी। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, उत्तरकालीन मुगल शासक। उत्तरकालीन मुगल शासकों में हम किन किन शासकों को डिस्कस करेंगे। तो 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी, उसके बाद जितने शासक बने थे उनका सभी का डिस्कशन हम इस टॉपिक में करेंगे। ठीक है, तो 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद जितने भी शासक बने, तो उनमें से औरंगजेब की जब अपने अंतिम समय में अपने बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम उत्तराधिकार को लेकर किसी प्रकार का आपस में संघर्ष मत करना, ठीक है, मिलजुल कर शासन करना। उनको अलग अलग जगह का गवर्नर वैसे ही बना दिया था, तो आपस में ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा मत करना और तुम शासन को आगे बढ़ाना। लेकिन बेटों ने औरंगजेब को कहा कि पापा, ज़्यादा कुछ एथिकल्स वैल्यूज बताने की जरूरत नहीं और ऐसी अच्छी अच्छी बातें करने की कोई जरूरत नहीं। हमने खुद ने देखा है आपने किस प्रकार अपने भाइयों को अलग थलग करके इस शासन को हासिल किया है। ठीक है, तो औरंगजेब कितना समझाने के बाद भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और औरंगजेब के 3 बेटों के बीच में मुख्य रूप से उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ था। तो एक बेटे आजम, जो गुजरात का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? गुजरात का। ठीक है, दूसरा बेटा मुअज्जम, जो काबुल का गवर्नर था। और तीसरा बेटा कामबख्श, ये बीजापुर का गवर्नर था। ठीक है, तो इन 3 बेटों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर मुख्य संघर्ष हुआ था। तो सबसे पहले जो उत्तराधिकार को लेकर जो संघर्ष हुआ था वो आजम और मुअज्जम के बीच में हुआ। आजम और मुअज्जम के बीच में अगर संघर्ष होता है तो फिर ऐसे तो संघर्ष होगा नहीं कि राजी खुशी आए और बैठे, आपसी मन मुटाव दूर कर दिया कि तुम जाओ और शासन को संभालो। तो इसके लिए दोनों के बीच में एक युद्ध हो जाता है और उस युद्ध का नाम है जाजो का युद्ध। कौन सा युद्ध? जाजो का युद्ध। ठीक है, 1707 में ये युद्ध होता है, औरंगजेब की डेथ के बाद ही जस्ट। तो 1707 में इस युद्ध में आजम को हरा दिया जाता है और मुअज्जम इस युद्ध में क्या कर लिया? जीत जाता है और उसके बाद एक उपाधि ग्रहण करता है जिसका नाम है बहादुर शाह, और बहादुर शाह के नाम से क्या करता है? शासन करता है। ठीक है, कुछ समय गुजरने के बाद 2 साल बाद फिर कामबख्श ने मुअज्जम को चुनौती दी कि मैं भी बादशाह बन सकता हूं, मैं भी औरंगजेब का बेटा हूं। तो फिर इन मुअज्जम और कामबख्श के दोनों के बीच में फिर संघर्ष हो जाता है और इन बीच संघर्ष हुआ तो फिर एक युद्ध होगा और उस युद्ध का नाम है बीजापुर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बीजापुर का युद्ध। कब हुआ? 1709 में। ठीक है, तो 1709 में बीजापुर का युद्ध होता है और इसमें कामबख्श को फिर हरा दिया जाता है और अंतिम रूप से फिर जो शासन करता है मुअज्जम करता है और मुअज्जम एक उपाधि धारण करता है बहादुर शाह की। तो इस शासन में जो बहादुर शाह के नाम से क्या बन जाता है? शासक बन जाता है, जिसे हम बहादुर शाह फर्स्ट भी कहते हैं। इसलिए आज जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो बहादुर शाह फर्स्ट रहेगा। ठीक है, तो उत्तरकालीन मुगल शासकों में पहला शासक बहादुर शाह फर्स्ट था और अंतिम शासक बहादुर शाह सेकंड था, या बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज हम लगभग बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, ठीक है, रफीकुद्दर्जात, रफीकुद्दौला, 4 शासकों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पूरा इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो बहादुर शाह फर्स्ट। तो बहादुर शाह फर्स्ट, मैंने कहा था इनका वास्तविक नाम क्या था? मुअज्जम था और मुअज्जम और आजम के बीच में एक संघर्ष होता है जिसका नाम है जाजो का युद्ध। कौन सा युद्ध? जाजो का युद्ध। ठीक है, और ये युद्ध कब होता है? 18 जून 1707 का होता है और इस युद्ध में आजम को क्या कर दिया जाता है? हरा दिया जाता है और फिर मुअज्जम एक उपाधि ग्रहण करता है जिसका नाम था बहादुर शाह, और बहादुर शाह के नाम से क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। ठीक है, दिल्ली का बादशाह बन जाता है। कुछ समय बाद इनके दूसरे भाई कामबख्श ने इनको चुनौती दी 1709 में और बीजापुर का युद्ध होता है और इस बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को भी हरा दिया जाता है और फिर बहादुर शाह के नाम से उस शासन को जारी रखता है। और जब बहादुर शाह शासक बना था तब उसकी जो उम्र थी वो लगभग 65 वर्ष थी। अगर कोई व्यक्ति 65 वर्ष की उम्र में शासक बनता है तो फिर वो शासन के प्रति ज़्यादा कुछ एक्टिव नहीं रह सकता। तो इसलिए इसकी एक उपाधि भी थी, साए बेखबर। कौन सी उपाधि थी? शासन के प्रति बेखबर या साए बेखबर उपाधि रखी गई थी, क्योंकि 65 वर्ष की उम्र में इसकी हालात इतनी खराब थी। ठीक, एक तो बीमार रहता था, तो इसको जब सिंहासन पर लेके आते थे तो 2-4 लाख उठा कर लेके बिठाते थे, वहीं नींद लेता रहता था और फिर वापस इसको ले जाते थे। इसलिए इसकी उपाधि जो रखी वो साए बेखबर रखी। इसलिए सर्वाधिक आयु में बढ़ने वाला मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह था। लेकिन अपने अंतिम समय में कम से कम बादशाह का तो स्वाद चख ही लिया कैसे भी करके। ठीक है, और बहादुर शाह को लगा कि
मैं अगर इस क्षेत्रीय जितनी शक्तियां या रीजनल जितनी पावर है उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित नहीं कर पाऊंगा तो फिर मेरे शासन चलाने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसलिए उस समय जितनी क्षेत्रीय शक्तियां थी उनके साथ इन्होंने जो संबंध स्थापित किए थे वो बहुत अच्छे संबंध स्थापित किए थे। तो इसलिए इन्होंने क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संबंध कैसे स्थापित किए थे, मित्रता की नीतियां अपनाई थी सबके साथ। ठीक है, क्योंकि उस समय जो रीजनल्स पावर थी वो स्ट्रांग हो रही थी, मजबूत हो रही थी, और जो सेंट्रल पावर थी या मुगल शासन था वो डिक्लाइन हो रहा था। तो इसलिए इनका खुद की मजबूरी थी कि सभी के साथ संबंधों को कैसा कर दिया जाए, अच्छे किए जाए। 1707 में साहू को मुगल कैद से रिहा कर दिया। साहू को मुगल कैद से रिहा करने का कारण एक ये भी था कि मुअज्जम ने ये कहा कि तुम जाओ साउथ में और अपनी मराठा सेना और नेताओं को संगठित करो और मेरा जो उत्तराधिकार संघर्ष है इसमें क्या करो, सहायता करो। हालांकि ये जब तक वहां साउथ में गया और सेनाओं को संगठित किया तब तक युद्ध हो चुका था और बहादुर शाह के नाम से उसने शासन शुरू कर लिया था। लेकिन इनको जो कैद से रिहा किया था वो किसने किया था, बहादुर शाह ने किया था। अजीत सिंह को भी औरंगजेब उस समय महाराजा स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन जब बहादुर शाह शासक बना तो उसको लगा कि सबके साथ मधुर संबंध स्थापित करने चाहिए। मेरे खुद का शासन मुझसे नहीं संभल रहा है और मैं दूसरी लड़ाई या झगड़ा क्यों गले लूं। तो इसके बदले में उन्होंने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा आपकी इच्छा शक्ति के अनुसार जिसको शासक बनना हो बनो, मैं तो मेरा शासन संभाल रहा हूँ। ठीक है, तो अजीत सिंह को मारवाड़ का क्या शासक स्वीकार किया। ठीक है, कुछ समय बाद आमेर में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। किसके बीच में, स्वाई जय सिंह और इनके भाई थे विजय सिंह, इनके बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। तो संघर्ष शुरू हुआ तो स्वाई जय सिंह ने सहायता मांगी बहादुर शाह से। तो स्वाई जय सिंह, हालांकि स्वाई जय सिंह ने जो उनके उत्तराधिकार को संघर्ष में था उसमें मुअज्जम का सहायता नहीं की थी, सबसे पहले आजम की सहायता की थी। और अंतिम रूप से जब इनको लगा कि युद्ध मुअज्जम जीत रहा है तो अंतिम समय में उन्होंने पासा पलटा और कहाँ चले गए थे, बहादुर शाह या मुअज्जम की तरफ चले गए थे। इसलिए इन्होंने उत्तराधिकार संघर्ष पर हस्तक्षेप करके स्वाई जय सिंह को शासक घोषित किया। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि क्षेत्रीय शक्तियों के साथ ये अच्छे संबंध स्थापित कर रहा था। तो बूंदेला सरदार छत्रसाल और जाट सरदार चूड़ामन के साथ इन मित्रता की नीति अपनाई। बहादुर शाह ने एक पद को रिक्रिएट किया या फिर पुनः स्थापित किया। उस पद का नाम था वकील मुतलक, और इस पद पर जिसको नियुक्त किया था, ठीक है, अपॉइंट किया था, उसका नाम था अरशद खां। आगे बात समझ में, चलो आगे। फिर कुछ समय बाद एक सिख नेता बंदा बहादुर था, उसके विरुद्ध अभियान करने गए। जब इनको मना किया कि तुम युद्ध क्षेत्र में जाने के अभी लायक नहीं हो क्योंकि तुम्हारी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है और तुम, लेकिन बहादुर शाह का मन नहीं माना कि कुछ युद्ध मेरे नाम खुद किए जाए। और जब ये युद्ध के मैदान में गए तो उनके सैन्य अभियान के दौरान क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। 27 फरवरी 1712 को बहादुर शाह की लाहौर में क्या होगी, डेथ होगी। ठीक है, किसके विरुद्ध अभियान करने के दौरान, सिख नेता बंदा बहादुर। जब इनकी मृत्यु वहां होगी और ये खबर या फिर न्यूज इनके बेटों को पता चली तो बेटों ने कहा कि हम तो पहले बादशाह बनेंगे फिर इनके शव को देख लेंगे। ठीक है, तो उनके बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हो गया इनके बेटों के बीच में। तो किसी ने, लोगों ने ये कहा कि बे लखनऊ तुम बाद में झगड़ते रहना, पहले जो ये शव पड़ा इसको तो दफना दो सही जगह जाकर। बेटों ने कहा कि उत्तराधिकार के संघर्ष में कुछ नहीं देखा जाता, सबसे पहले राजगद्दी दिखती है। ठीक है, और जब राजगद्दी हासिल हो जाएगी तब बाकी चीजें देखी जाएगी। लेकिन कुछ समय लोगों के द्वारा कहा गया तो फिर उन्होंने सब को मोती मस्जिद मेहरौली या दिल्ली में क्या कर दिया, दफना दिया। ठीक है, और इनकी एक उपाधि थी शाह बेखबर या शाह आलम प्रथम। मैंने कहा था कि शासन के प्रति बेखबर रहते थे, 65 वर्ष की आयु में शासक बने, तो इसलिए उनकी उपाधि एक थी शाह बेखबर और दूसरी उपाधि थी शाह आलम प्रथम। मरने के बाद कुछ समकालीन इतिहासकारों ने खुल्द मंजिल या स्वर्ग निवासी का, ठीक है, सिडनी ओवेन के अनुसार अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे। ठीक है, सिडनी ओवेन ने कहा कि जितने मुगल बादशाह बने उनमें से अंतिम मुगल बादशाह जिसके बारे में ज्यादा तो मत को लेकिन कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, और इसके बाद जितने शासक बने, बादशाह बने, उनमें कोई कुछ लखन नहीं था, सब अय्याशियों में डूबे हुए थे। ठीक है, तो इसलिए सिडनी ओवेन ने किसके बारे में कहा था, बहादुर शाह के बारे में कहा था कि अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमारा इतना ही ध्यान रखना। तो पहला जो आज हमने टॉपिक पढ़ा था वो बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट जो मुअज्जम के नाम, उसका जो वास्तविक नाम क्या था, मुअज्जम था। ठीक, उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, एक जाजू का युद्ध हुआ और इस युद्ध में इसने आजम को हरा दिया और बहादुर शाह की क्या ग्रहण कर ली, उपाधि। दूसरे भाई काम बख्श को दूसरे युद्ध बीजापुर के युद्ध में इसने हरा दिया और 65 वर्ष की आयु में सर्वाधिक आयु में शासक बनने वाला मुगल बादशाह था। ठीक है, और शाहू को मुगल कैसे रिहा किया, अजीत सिंह को महाराजा स्वीकार किया, स्वाई जय सिंह को शासक घोषित किया। ठीक, उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप करके
बूंदेला सरदार छत्रसाल और जाट सरदार चूड़ामन के साथ अच्छी नीति अपनाई, मित्रता की नीति अपनाई, और एक जो पद रिक्रिएट किया वकील मुतलक, और इस पर असद खां को नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इनकी दो उपाधियां थी, शाह बेखबर और शाह आलम प्रथम। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहां पर हुई थी, लाहौर में हुई थी, और उन्हें मोती मस्जिद महरौली में दफनाया गया था। ठीक है, सिडनी ओवेन ने कहा था कि अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ठीक है, चला नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जहांदार शाह। अब जब उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ तो फिर जब किसी न किसी से तो उनको सहायता लेनी थी, तो उस समय मुगल साम्राज्य में या फिर मुगल दरबार में बहुत सारे गुट चलते थे सरदारों के या अमीरों के। तो उनमें से कुछ तुर्रानी गुट थे, ठीक है, कुछ ईरानी गुट थे, कुछ हिंदुस्तानी गुट थे। तो उनमें से एक गुट का व्यक्ति था जुल्फिकार खां। इसकी सहायता से क्या बन गया, बादशाह बन गया। ठीक है, और जब इनकी सहायता से जुल्फिकार खां की सहायता से ही बादशाह बना, तो जुल्फिकार खां खुद शासन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना करेगा ही करेगा। तो इसलिए इसने कहा कि मुझे एक बढ़िया पद दिया जाए इसमें। तो उस समय सबसे जो मुख्य पद था वो प्रधानमंत्री का था, और प्रधानमंत्री का पद किसको दिया गया, जुल्फिकार खां को दिया गया। तो जुल्फिकार खां ने जहांदार शाह को अगर बादशाह बनाया है तो वो स्वयं शासन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करेगा। तो चलती ज्यादातर किसकी थी, जुल्फिकार खां की। डिसीजन मेकिंग में सबसे सुपीरियर कौन रहता था, जुल्फिकार खां। ठीक है, फिर जहांदार शाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर एक धार्मिक कर होता था, जो मुस्लिम राज्यों में जो गैर मुस्लिम जो जनता रहती थी उन पर यह टैक्स लगाया जाता था। तो इसको समाप्त कर दिया था, अंतिम रूप से समाप्त नहीं किया, अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया था, लेकिन 1720 मोहम्मद शाह ने समाप्त किया, लेकिन एक बार इन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, जहांदार शाह में कुछ खास लक्षण थे नहीं, अयाशी में डूबे रहते थे। एक इनके महिला इनके शासन में सबसे ज्यादा जो हस्तक्षेप करती थी लाल कौर महिला, वो जैसा कहती थी साहब वैसा ही करते थे। इन्होंने कह दिया कि ये डिसीजन होने चाहिए तो यही डिसीजन ये चलाते थे। इन्होंने कहा कि आज दरबार में नहीं जाना, आज दरबार को खाली करो, वहाँ रंगमंच कार्यक्रम रखवा दो, तो जहांदार शाह रंगमंच कार्यक्रम रखवा देते थे, और लाल कंवर को यही कहते थे कि तुम बोलो और क्या करना है इस राज्य में। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसलिए वहां के शासन की प्रक्रिया को या फिर शासन को जुल्फिकार खां ही चलाता था। जहांदार शाह सिर्फ नाम का एक क्या था, शासक था, और इसने लगभग 11 महीने तक ही शासन किया था, कोई ज्यादा शासन नहीं किया था। ठीक है, आएगी बात समझ। तो डिसीजन मेकिंग में अगर जुल्फिकार खां मुख्य भूमिका में रहेगा तो उसने भू राजस्व वसूली को, ये भू राजस्व को सुधारने के लिए उसकी वसूली को ठेके पर दे दिया। ठेके पर दे दिया, जैसे इजारा प्रथा कहा जाता है। इसका मतलब यही था कि ठेके एक बोली लगाई गई, और जिसमें कुछ लोगों को कहा कि तुम यहाँ से जितना टैक्स वसूलना वसूल सकते हो, और हमें एक फिक्स राशि राज्य को दे दी जाए। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि जो बिचौलियों की भूमिका बढ़ गई। ठेके पर भूमिका देने के बाद जो बीच में जो ठेकेदार होता था वो क्या करता था, किसानों से अपनी मर्जी के अनुसार टैक्स लेता था। उसको तो राशि का एक फिक्स हिस्सा किसको देना था, राजा को या फिर बादशाह को दे देना था। तो इसलिए इसने क्या किया, किसानों से जितना मर्जी आई उतना टैक्स वसूला, और भूमि में कोई सुधार नहीं किए, उपज में कोई सुधार नहीं किए, तो किसानों पर अत्याचार बढ़ना शुरू हो गए थे। ठीक है, तो इससे किसान जो कृषक वर्ग था उस पर अत्याचारों में क्या हुई, वृद्धि हुई। जुल्फिकार खां ने मनसबदारों को अधिकृत संख्या में फौज में भर्ती होने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा कि ज़्यादा अब ये गवर्नमेंट या फिर कह सकते हैं कि बादशाह के पैसों पे उछलने कूदने की जरूरत नहीं, तुम खुद सेनाओं की भूमिका में रहोगे, सेना की भूमिका पूरी तरह से निभाओगे। जहांदार शाह ने आमेर के शासक सवाई जय सिंह को, आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी और 7,000 का मनसब दिया, और उसके साथ मालवा का सूबेदार बनाया। ध्यान रखना, किसने, जहांदार शाह ने किसको, आमेर के राजा सवाई जय सिंह को कौन सी उपाधि दी, मिर्जा राजा की उपाधि दी, और मनसब कितना दिया, 7,000 का मनसब दिया। ठीक है, 7,000 का मनसब दिया, और साथ में मालवा का क्या बना दिया, सूबेदार बना दिया। किसको, सवाई राजा जय सिंह को। ठीक है, और उसके साथ मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। तो मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को मारवाड़ की उपाधि महाराजा की उपाधि किसने दी, जहांदार शाह ने दी, और उसके साथ गुजरात का क्या बना दिया, सूबेदार बना दिया। तो ध्यान रखना, ये अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी, तो मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी, जहांदार शाह ने दी। ठीक है, और 7,000 का क्या दिया, मनसब दिया, और मालवा का सूबेदार बनाया। उसके साथ मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि जहांदार शाह ने दी। ठीक है, राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय को भी अनूप सिंह की उपाधि दी और 3,000 का मनसब दिया। ठीक है, तो शिवाजी द्वितीय को अनूप सिंह की उपाधि किसने दी, जहांदार शाह ने, और कितने का मनसब दिया, 3,000 का मनसब दिया। ठीक है, आगे बात समझ। चलो,
इनकी एक खुद की उपाधि थी जानदार शाह की, दूसरों को तो उपाधियां देते देते थे, लेकिन खुद की उपाधि ऐसी मिल गई जिसका नाम था लंपट मूर्ख। वैसे ताराचंद ने इनको उपाधि दी थी, इतिहासकार ताराचंद ने इनको क्या कहा था, लंपट मूर्ख कहा था, क्योंकि ये हमेशा अपने अय्याशियों में डूबे रहता था, किसी डिसीजन मेकिंग में स्ट्रांग नहीं था, और दरबार में खुद ऐसी मूर्खता ही करता था, जैसा लाल कुंवर कहती थी वैसा ही करता था, दरबार को जब चाहा तब बिखेर दिया, ठीक है, उसकी जगह नाच गाने शुरू कर दिए। तो इसलिए इसको इसकी जो उपाधि थी वो कौन सी थी, लंपट मूर्ख थी। ध्यान रखिए लंपट मूर्ख उपाधि किसकी थी, जहांदार शाह की थी, ठीक है। तो जहांदार शाह की कौन सी उपाधि थी, लंपट मूर्ख। इतिहासकार काफी खां के अनुसार नया शासनकाल गायकों और नर्तकों के लिए अच्छा था, ठीक है। अगर कोई गायक के नृत्य के थे उन सभी को लिए शासनकाल अच्छा था, गाओ पी खाओ पियो और मौज काटो, और कोई शासन करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। काफी खां की किताब है मुंतखब उल लुआब, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना नया शासनकाल गायकों और नृतकों के लिए अच्छा था, ये किसने कहा था, इतिहासकार काफी खां ने कहा था। किसका शासनकाल अच्छा है, जहांदार शाह का। जहांदार शाह की उपाधि क्या थी, लंपट मूर्ख, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो ये जहांदार शाह हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आगे इनके बाद जो शासक बने वो बने फर्रुखशेर। फर्रुखशेर 1713 से लेकर 1719 तक शासन किया। मैंने कहा था कि मुगल दरबार में इस समय अमीरों की गुटबाजी बढ़ गई थी, उनका हस्तक्षेप बढ़ गया था, इसलिए जो जहांदार शाह को जिस व्यक्ति ने शासक बनाया था उसका नाम था जुल्फिकार खां, ठीक है। उस समय एक और हिंदुस्तानी अमीरों का गुट सबसे ज्यादा प्रभावी हो रहा था, मजबूत आ रहा था, वो था सैयद बंधुओं का, ठीक है। तो सैयद बंधु दो भाई थे, एक का नाम था अब्दुल्ला खां, एक का नाम था हुसैन अली खां। इन्होंने कहा फर्रुखशेर को कि तुम भी शासक बन सकते हो, तुम्हारे में क्या कमी है। जहांदार शाह ने जब तुम्हारे ही डैडी को मार कर अलग थलग करके शासन ग्रहण कर लिया है, तो तुम भी शासक बन सकते हो और हम आपकी सहायता करते हैं ठीक है, शासक बनने में। तो फर्रुखशेर ने कहा कि बिल्कुल मैं इसके लायक हूँ, और मुझे तुम इतना कॉन्फिडेंस दे ही दे रहे हो, तो फिर मेरी सहायता करो, ठीक है। तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां की सहायता से फर्रुखशेर को क्या बना दिया गया, बादशाह बनाया। तो ध्यान रखना सैयद बंधुओं की मदद से क्या बना, बादशाह बना, ठीक है। तो सैयद बंधु कौन कौन थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। इसलिए इतिहास में सैयद बंधुओं को राजा बनाने वाले या किंग मेकर्स के नाम से जाना जाता। इन्होंने एक बादशाह नहीं, दो नहीं, चार बादशाह बनाए। चार मुगल बादशाहों को सैयद बंधु ने हस्तक्षेप करके राजगद्दी पे बिठाया। तो कौन कौन से बादशाह थे, तो पहला फर्रुखशेर को बनाया, उसके बाद रफी उद्दर्जात को, रफी उद्दौला को, और मोहम्मद शाह रंगीला को, ठीक है। चले आगे। तो फिर अगर ये खुद बनाते हैं शासक, तो शासन की प्रक्रिया में भाग लेंगे और शासन के जितने अच्छे पद हैं उन पे खुद बैठेंगे। तो फर्रुखशेर ने अब्दुल्ला खां को साम्राज्य का क्या बना दिया, वजीर बना दिया। जो साम्राज्य का मुख्य पद था वो किसको दे दिया गया, अब्दुल्ला खां को। तो ध्यान रखना अब्दुल्ला खां को क्या बना दिया, वजीर बना दिया गया, और हुसैन अली खां को क्या बनाया, मीर बख्शी बनाया, ठीक है। तो ध्यान रखना, शॉर्टकट में ध्यान रखना, एवी और HM। अब्दुल्ला खां को क्या बनाया, वजीर बनाया, और हुसैन अली खां को क्या बना दिया, मीर बख्शी या मुख्य जो सेनापति का पद था वो दोनों के पास आ गया। तो इसलिए अब जितनी भी डील्स वगैरह होती थी, संधियां होती थी, वो फर्रुखशेर की तरफ से कौन करते थे, सैयद बंधु करते थे, ठीक है। क्योंकि फर्रुखशेर को सिर्फ इन्होंने कहा था कि तुम शासन को चलाओ, वहां बैठ कर चलाओ, बाकी जितने भी काम है राज्य के, कहीं जाना है, संधियां वगैरह करना, वो सब काम हम करेंगे, आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फर्रुखशेर ने इसलिए सैयद बंधुओं ने फर्रुखशेर से कहा कि ये जुल्फिकार खां और उसके डैडी असद खां की जितनी जागीरें वगैरह उनको जब्त कर लो, और जुल्फिकार खां को क्या दे दी, फांसी दे दी, ठीक है। जुल्फिकार खां को था जहांदार शाह का प्रधानमंत्री था, ठीक है। फर्रुखशेर ने सिख नेता, एक बंदा बहादुर था, उनको हाथियों से कुचला कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है, ध्यान रखना। ये हुसैन अली खान, फिर क्या हुआ, मैंने कहा था कि सैयद बंधु इनकी तरफ से क्या करते थे, संधियां करते थे, जितने भी काम कार्य होते थे वो सब कौन करते थे, ये करते थे। तो इसलिए इन्होंने दो मुख्य संधियां की, एक की अंग्रेजों के साथ और दूसरी की मराठाओं के साथ, ठीक है, ध्यान रखना। तो अंग्रेजों के साथ मैं पढ़ा चुका हूं, 1717 में एक संधि की थी, जिसमें मैंने कहा था कि ब्रिटिशर्स का ये डेलीगेशन गया था, जिसकी अध्यक्षता की थी वो जॉन सरमन ने की थी, डॉक्टर हैमिल्टन उनके साथ था, ठीक है। एक ख्वाजा शेहुर्द जो दुभाषिया या फिर कह सकते हैं, ठीक है, भाषाओं को ट्रांसलेट करने वाला उनके साथ था। तो वो व्यक्ति, वो 1717 में एक संधि हुई थी, और उसके बाद जो मुख्य संधि हुई थी वो पेशवा बालाजी विश्वनाथ से 1719 में संधि हुई थी। किसने की थी, हुसैन अली खान ने की थी, लेकिन किसकी तरफ से की थी, मुगल बादशाह फर्रुखशेर की तरफ से की थी, जिसको दिल्ली की संधि नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना दिल्ली की संधि कब हुई थी,
1719 में। किसके बीच में हुई? बालाजी विश्वनाथ और हुसैन अली खां। लेकिन ये मुख्य संधि जो हुई थी वो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच में हुई थी। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य पे किसका था? वहां का छत्रपति शाहू था, और वहां कौन था? बादशाह फर्रुखशेर था। तो इनके बीच में लेकिन संधियां इन दोनों व्यक्तियों ने की थी। और इस संधि के तहत दक्षिण में 6 सूबों में चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार किसको दे दिया था? मराठाओं को। और मराठाओं को हुसैन अली खान ने कहा कि जब भी हमें जरूरत पड़े तो तुम भी हमारी सहायता करना, या फिर हमें कभी दिल्ली आपको हम बुलाएं तो जरूर आना। और फिर एक बार दिल्ली इन्होंने बुलाया इनको, और इसलिए बुलाया कि फर्रुखशेर को राजगद्दी से क्या करना था? हटाना था। ठीक है, आगे बात समझ। चलो, हुसैन अली खान मराठा सैनिकों के साथ दिल्ली आ गया, तो वही दिन आ गए वापस, क्योंकि इस संधि का मुझे ऐसा लग रहा है जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि किसी तरह से अपनी शक्ति को मजबूत करना और बादशाह को कमजोर करके रखना। अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि बादशाह को ज्यादा ही स्ट्रांग हो रहा तो बादशाह को अपने साइड से हटा देना। हुसैन अली खान मराठा सैनिकों के साथ दिल्ली आ गया और शहीद बंधुओं महत्वपूर्ण अमीरों को अपने पक्ष में लेकर 28 फरवरी 1719 को फर्रुखशेर को पद से हटा दिया, और पद से हटा दिया, और हटाने के बाद उसको मार दिया। ठीक है, फर्रुखशेर की उपाधि थी घृणित कायर। ध्यान रखना, जितनी भी हम उपाधियां पढ़ रहे हैं इनको बहुत अच्छे से याद रखना कि लंपट मूर्ख किसकी उपाधि थी, घृणित कायर किसकी उपाधि थी। तो घृणित कायर किसकी उपाधि थी? फर्रुखशेर की। ठीक है, घृणित कायर किसकी उपाधि थी? फर्रुखशेर की। तो ध्यान रखना है, तो फर्रुखशेर को क्या कहा गया? घृणित कायर। और लंपट मूर्ख किससे कहा गया? जानदार शाह को। ठीक है, तो ध्यान रखना, लंपट मूर्ख किससे कहा गया? जानदार शाह को। जानदार शाह। और शाह बेखबर किसको कहा गया? बहादुर शाह फर्स्ट को। तो इनकी उपाधियां ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात में। चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक। जब सैयद बंधु ने फर्रुखशेर का वध कर डाला, उसको मार डाला, और उसके बाद उन्होंने खुद ने एक कठपुतली नए शासक को बिठाया, और उसका नाम था रफीक उद दरजात। ठीक है, ये लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए, तो इनका जो शासन रहा वो लगभग 3 महीने और 4 दिन के आसपास या 7 दिन के आसपास शासन रहा। ठीक है, तो इन्होंने कम समय तक शासन किया, और सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह कौन सा था? रफीक उद दरजात। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे कम समय तक के लिए शासन करने वाला अगर बादशाह कौन सा था? रफीक उद दरजात। तो इसने मराठाओं से संधि की। संधि कोई नई मराठाओं से नहीं की, जो संधि फर्रुखशेर के समय मराठाओं को 1719 में की गई थी, उस पर जो सिग्नेचर करने वाला व्यक्ति, या फिर उसको कह सकते हैं उसको रजिस्टर्ड करने वाला व्यक्ति कौन था? रफीक उद दरजात। आई बात। इसके कुछ समय बाद क्षय रोग या टीबी से इसकी क्या होगी? मृत्यु होगी, और मृत्यु होगी तो नया एक और बनाएगा, और उस व्यक्ति का नाम था रफीक उद दौला। ये भी शहीद बंधु ने बनाया, क्योंकि शहीद बंधु उस समय मुख्य मेन पोजीशन पर थे। ठीक है, दूसरा इसका भी शासन कम समय तक ही रहा। इसकी भी किसी रोग से, पैचिस रोग से क्या होगी? मृत्यु होगी, तो इसने 3 माह और 11 दिन। दूसरा जो मुगल बादशाह था जो सबसे कम समय तक शासन करने वाला, वो कौन था? रफीक उद दौला थी। इसकी एक उपाधि थी शाहजहां सेकंड। तो शाहजहां सेकंड किसको कहा जाता है? रफीक उद दौला को। ठीक है, तो आज चारों उत्तरकालीन मुगल बादशाह हमने पढ़े। तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया वो बहादुर शाह फर्स्ट, उसके बाद जहांदार शाह, फर्रुखशेर, रफीक उद दरजात, और अंतिम जो हमने आज डिस्कस किया और अब रफीक उद दौला। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो आज जो 5 जो बादशाह हम डिस्कस किए उसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, फिर हम आगे पढ़ेंगे तो इनकी क्या क्या उपाधियां रही। ठीक है, इन्होंने किसको क्या उपाधि दी या फिर क्या नीति चलाई, किसके साथ क्या संधि की, ये कंप्लीट ध्यान रख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।